क्या मसला है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? अवनी के बार बार चिल्लाने पर संजना जी ने उसे घूरते हुए पूछा। मेरा पाँव देखिए, इसमें कांटा चुभ गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, प्लीज निकाल दीजिए, वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। छोटा सा कांटा उसके पैर में चुभा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर में पूरी तलवार लग चुकी हो। वो लगातार चिल्लाते हुए पूरे घर को सिर पर उठा चुकी थी। अवनी, रिलैक्स हो जाओ, इतना बड़ा कांटा नहीं है जितना तुमने शोर मचा रखा है। संजना जी ने फिर से उसे डांटा तो वह मुंह बना गई, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राहुल बेटा, यहाँ आइए। राहुल उनके घर पर किराएदार की हैसियत से रहता था। जो सुबह सुबह राहुल को हॉस्पिटल जाते देखा तो तुरंत उसे पुकार लिया। क्या हुआ आंटी जी? वो एक नज़र उस ड्रामा क्वीन अवनी को देखता हुआ दूसरी नज़र संजना जी पर डालता हुआ बोला, बेटा देखना, जरा इसके पाँव में कांटा चुभ गया है। ना देखने दे रही है, ना चुप हो रही है, अजीब शोर मचा रखा है इसने। वो बुरी तरह से परेशान थी। राहुल ने उस छोटी सी लड़की को देखा जो उससे लगभग 12 साल छोटी थी और जो खुद को उसके कदमों में बिठाना चाहती थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसके नरम और मुलायम दूधिया सफ़ेद पैरों की ओर देखा, जो हाथ लगाते ही मैले हो जाते। कोई और होता तो राहुल मना भी कर देता, पर संजना आंटी को वह मना ना कर सका। वो अपनी माँ से ज्यादा सम्मान देता था उन्हें। सोफे पर एक ओर बैठते हुए उसने उसका पांव उठाकर अपनी जांघ पर रखा और देखने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अवनी को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। वो एकदम पीछे जा गिरी और उसका सिर सोफे की बाह से जा टकराया। क्या कर रहे हैं? मेरा पांव देख रहे हैं या मेरा सिर तोड़ने लगे हैं? वो मुंह बनाते हुए बोली। इतने में संजना जी किचन की ओर बढ़ चुकी थी। मेरा बस चले तो सच में तुम्हारा सिर फोड़ दूं, वो दांत पीसते हुए बोली। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं जाली डॉक्टर। वो आगे बढ़ते हुए उससे लड़ने को तैयार हो गई। राहुल ने एक नज़र उसकी सोने जैसी कलाइयों पर डाली। उसने वाकई कभी चूड़ियां नहीं पहनी थी। डोंट वरी, एक दिन वो भी पहना दूंगा, वो भी अपने नाम की, उसने तंज कसते हुए बहुत धीरे से कहा। उसने उसके पांव से छोटा सा कांटा निकाल दिया। चेक करो, फील हो रहा है कांटा और दर्द? वो उठते हुए बोला। अवनी ने पांव नीचे रखा तो अब उसे कोई दर्द नहीं हुआ। मेरा पांव तो ठीक हो गया, वो खुशी से चहकते हुए बोली। तो राहुल ने गहरी सांस लेते हुए बाहर की ओर रुख किया। अरे जाली डॉक्टर, बात तो सुनो, अपनी फीस तो लेते जाओ, अवनी ने नाक चढ़ाते हुए पीछे से पुकारा। तो राहुल ने गुस्से से मुड़कर उसकी ओर देखा। अपनी ये जुबान थोड़ी देर के लिए बंद कर लो ना, यही मेरी फीस है, और खबरदार जो पीछे से मुझे आवाज दी। वो उसे गुस्से से धमकाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि अवनी अपने पैर के ठीक हो जाने पर बहुत खुश थी। राहुल अपने केबिन में बैठा हुआ था। अभी वह मरीजों को चेक करने के बाद फ्री हुआ था कि उसका दोस्त विवान मल्होत्रा अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो उससे गले मिला। वेलकम टू हिंदुस्तान, कब वापसी हुई? राहुल और विवान की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी थी, लेकिन कुछ समय से वह अमेरिका में रह रहा था। हाल ही में वह वापस लौटा था और बिना कोई जानकारी दिए आज सीधे राहुल से मिलने आया था। यही कोई 2 दिन पहले। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, तो मैं यहाँ एकदम अचानक तुमसे मिलने आ गया भाई। वाह, बहुत ठाट बाट है तुम्हारे डॉक्टर राहुल मेहरा यहाँ। तो तुम्हें हर कोई जानता है, काफ़ी पॉपुलर हो गए हो, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राहुल ने भी हल्की सी मुस्कान दी। क्या लोगे? क्या सेवा करूं अपने यार की? फिलहाल तो कुछ नहीं, मेरे साथ चलो हॉर्स राइडिंग करने, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आता यार। इस टाइम शाम हो रही है, कल चलते हैं। राहुल ने उसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया था और जानता था कि विवान को हॉर्स राइडिंग और गोल्फ का बहुत शौक है। अभी वह अपनी बात ही कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और घबराई हुई एक नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर राहुल प्लीज़ अंदर चलिए, इमरजेंसी हो गई है, वह कहते हुए बाहर निकल गई। डॉक्टर राहुल ने एक नज़र विवान की ओर डाली और फिर तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। विवान भी उसके पीछे निकल पड़ा। क्या हुआ बाहर? इमरजेंसी वार्ड के पास भीड़ देखकर डॉक्टर राहुल ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। सर, एक आदमी है, उसे गोली लगी है और डॉक्टर नंदिनी ने कहा है ये पुलिस केस है, कोई हाथ नहीं रख रहा। तो उस आदमी ने डॉक्टर नंदिनी की कनपटी पर बंदूक रख दी। अब ऐसे में वो ना अंदर किसी को जाने दे रहा है और ना ही आने दे रहा है, और हमें साफ मना किया गया है कि पुलिस को इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना वह डॉक्टर नंदिनी को।
डॉक्टर रिया ने आते ही डॉक्टर राहुल को सारी बात बता दी। डॉक्टर राहुल के माथे पर गुस्से से बल पड़ गए। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर नंदिनी के केबिन का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से लॉक था। डॉक्टर मनोज और डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं? डॉक्टर राहुल ने अपने सीनियर्स के बारे में पूछा। सर, वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको बुलाया। डॉक्टर रिया ने परेशानी से कहा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ये सब? गार्ड को अंदर बुलाओ, ये दरवाजा तोड़ो, डॉक्टर राहुल ने सख्ती से आदेश दिया। अगले ही पल गार्ड ने दरवाजे का लॉक एक झटके से तोड़कर फेंक दिया और सामने का मंजर देखकर डॉक्टर राहुल ने होंठ भींच लिए। एक आदमी था, उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और उसने एक हाथ से डॉक्टर नंदिनी के गले में बांह डाल रखी थी और दूसरे हाथ से उसकी कनपटी पर बंदूक रखी हुई थी। खबरदार डॉक्टर, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना ये डॉक्टर जान से जाएगी, उस आदमी ने आक्रामक अंदाज में खुद का बचाव करते हुए कहा, जबकि डॉक्टर नंदिनी के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। विवान भी वहीं मौजूद था। उसके अंदर का खून उबाल खाने लगा। सामने खड़ा आदमी कोई बहादुर नहीं लग रहा था। लड़की की कनपटी पर बंदूक रखने के बावजूद वह घबरा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी नजर आ रही थीं, जिसे विवान ने बखूबी भांप लिया था। अगले ही पल, 1 सेकंड की देर किए बिना विवान ने अपनी पैंट की जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकालते हुए उस आदमी के बंदूक वाले हाथ पर दे मारा। वह आदमी तड़प कर पीछे गिरा। विवान ने बिना देर किए उसे अपनी सख्त पकड़ में लिया, जबकि डॉक्टर नंदिनी अब भी डरी हुई उसे ही देख रही थी। इसी बीच पुलिस भी पहुंच चुकी थी और उस आदमी को उनके हवाले कर दिया गया। विवान अब डॉक्टर राहुल की ओर बढ़ा, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। तुम हीरो बनने से बाज नहीं आते ना? अगर निशाना जरा भी चूक जाता तो ये चाकू डॉक्टर नंदिनी को भी लग सकता था। राहुल की बात पर विवान ने एक नजर सामने खड़ी डरी सी हमी, खूबसूरत और नाजुक सी डॉक्टर नंदिनी की ओर देखा, जिसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। अगर मेरी जगह तुम भी होते तो शायद ऐसा ही हो सकता था, लेकिन विवान मल्होत्रा का निशाना कभी नहीं चूकता। विवान ने डॉक्टर नंदिनी को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। वो उसके करीब होते हुए 2 कदम की दूरी पर रुककर दिलचस्पी से उसके मोहक चेहरे को देखते हुए बोला। 1 इंच का फासला था, लग सकता था। पुचकारते हुए डॉक्टर नंदिनी ने नाराजगी से मुंह बनाते हुए गुस्सा बर्दाश्त किया और माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लग सकता था, लगा तो नहीं ना। विवान का निशाना बहुत पक्का है, अगर मारना होता तो आपको ही लगता। वो इस बार गंभीर और सपाट अंदाज में बोला। ओके, चलता हूं, कल मुलाकात होती है, कहकर राहुल की सुने बिना वह वहां से चला गया, जबकि डॉक्टर राहुल ने वहां से सारा मेस क्लियर करवाया, लोगों की भीड़ हटवाई। डॉक्टर रिया डॉक्टर नंदिनी को केबिन की ओर ले गई। डॉक्टर नंदिनी की आंखों में आंसू थे। एक तो उस इंसान ने पट्टी करवाने के चक्कर में उसे डरा दिया था, और दूसरा अब इस विवान मल्होत्रा ने हीरोपंती दिखाकर उसे ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह अंदर से बहुत सहम गई थी। डॉक्टर नंदिनी, आपको घर जाना चाहिए, आराम करें, वैसे भी ऑफ टाइम होने वाला है। डॉक्टर राहुल ने उसकी हालत को देखते हुए उसे घर जाने का मशवरा दिया। वो सहमति में सिर हिलाते हुए बाहर निकल गई। प्लीज पापा, मान जाइए ना, सिर्फ 1 दिन की बात है, जाने दीजिए। अवनी शाह को कॉलेज ट्रिप के साथ मनाली जाना था, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिल रही थी। 2 दिन से लगातार वह अपने पापा से इजाजत लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश शाह उसे किसी सूरत में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उन्हें पता था उनकी बेटी अवनी इतनी होशियार और चालाक नहीं है। वो अपनी हिफाजत कैसे करेगी? और 1 दिन और रात के लिए तो उसे खुद से दूर कर दे, ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं था। उनकी जान बसती थी अपनी इस इकलौती बेटी में। सबसे ज्यादा उसके नखरे उसके पापा रमेश शाह उठाते थे, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा लाडली और नाजुक मिजाज हो गई थी, और शरारती तो हद से ज्यादा। हरगिज नहीं, मैं आपको इतनी दूर नहीं भेज सकता, और वो भी 1 रात और 1 दिन के लिए। मेरा दिल नहीं मानता मेरा बच्चा, उन्होंने उसे प्यार से अपने पास लगाते हुए कहा। पापा प्लीज जाने दीजिए, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगी, और मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं, लेकिन आपने कभी मुझे जाने ही नहीं दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं मनाली देख लूं, पहाड़ों पर बरसती बर्फ देखूं। प्लीज पापा, जाने दीजिए, प्लीज प्लीज।
वो फिर से उनके सीने से सिर टिकाए हुए बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूर बैठी संजना जी ने घूरती हुई नजर अपनी बेटी पर डाली, जो हर बार ऐसे ही नाटक करके अपने पापा को हर बात के लिए राजी कर लेती थी। अभी पिछले ही दिनों उसने जिद करके एक बहुत महंगा मोबाइल लिया था। हालांकि संजना जी ने बहुत मना किया था, लेकिन रमेश शाह अपनी बेटी की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करते थे, जिससे संजना जी थोड़ी परेशान हो जाती थी। अच्छा, मैं सोचूंगा, फिलहाल इस टॉपिक को यहीं क्लोज करो और जाकर सो जाओ, उन्होंने आधी रजामंदी के साथ उसकी आंखों में बहते आंसू देखकर कहा। थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पापा, खुशी से कहते हुए वह उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। आपको नहीं लगता आप उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानकर उसे बिगाड़ रहे हैं? लड़की जात है, अगले घर भी जाना है उसे, संजना जी ने नाराजगी से कहा। संजना जी, फिलहाल ऐसी बातें मत करें। मेरे लिए मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है, और जो भी उसकी जिंदगी में आएगा वह भी उसे रानी बनाकर रखेगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। विवान मल्होत्रा ने जब से पहली नज़र डॉक्टर नंदिनी पर डाली थी, उसकी खूबसूरती और नाजुकपन में उसका दिल अटक सा गया था। उसकी नज़रों के सामने से नंदिनी को वो मासूम सा चेहरा हट ही नहीं रहा था। और फिर विवान मल्होत्रा ने अगले 24 घंटे में डॉक्टर नंदिनी के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। वो एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी। पिता नहीं थे, एक बूढ़ी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थी। बहुत खुददार थी, कोई स्कैंडल नहीं था। सबसे बड़ी बात, वह सिंगल थी, जिससे विवान को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। पहली बार उसके दिल को किसी लड़की ने छुआ था और वह उसे अपने करीब लाना चाहता था। सिगरेट पर सिगरेट पीते हुए वो बस डॉक्टर नंदिनी के बारे में सोचता जा रहा था। बार बार आंखों के सामने उस मासूम सी लड़की का चेहरा आता, जो डरी सहमी नजरों से उसकी ओर देख रही थी। वो नजरें आज तक विवान भूल नहीं पाया था। ये तुम क्या कह रहे हो? अचानक से यह ख्याल दिमाग में कहाँ से आ गया? डॉक्टर राहुल ने हैरानी से विवान से पूछा। वह इस वक्त हॉर्स राइडिंग के लिए विवान के फार्म हाउस पर आया था। जब विवान ने डॉक्टर नंदिनी के बारे में उससे बात की तो राहुल ने माथे पर बल डालते हुए उसकी ओर देखा। घोड़े से उतरते हुए विवान ने अपने घोड़े को प्यार से थपथपाया और फिर डॉक्टर राहुल की ओर देखा। यार, सुना था लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ, फर्स्ट साइट लव हो गया है। अब तो क्या करूं? अब तो तू ही मेरी मदद कर सकता है। डॉक्टर नंदिनी कोई चीज नहीं है मेरी जान, एक जीती जागती इंसान है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई चीज है और तुम्हें खरीदनी है और मैं खरीद कर दे दूं। यार, उसके भी जज्बात हैं और हो सकता है किसी के साथ कमिटमेंट हो उसका। फिर डॉक्टर राहुल ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। नहीं, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है उसका, सिंगल है। तो अब और कोई बहस नहीं, मेरी और उसकी शादी की बात करो। राहुल विवान की बातें सुनते हुए गहरी सांस लेकर सिर हिलाता है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब तू मुझसे चाहता है कि मैं तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊं? बीजान से क्यों नहीं कहता? राहुल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। तुमसे जितना कहा है उतना करो यार, बाकी बीजान को एक साइड पर कर दो। अगर उन्हें लेकर जाना होता तो क्या मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा होता? विवान ने माथे पर बल डालते हुए कहा। फिर भी डॉक्टर नंदिनी की माँ पूछेंगी नहीं? कम से कम बीजान को तो साथ होना चाहिए ना। बाकी मैं तो साथ चल ही रहा हूं, मैंने कोई ऐतराज तो नहीं किया। मुझे नहीं लगता बीजान राजी होंगी, इसीलिए उन्हें फिलहाल एक तरफ कर दो। उन्हें कुछ मत बताओ और तुम मेरे भाई बनकर जाओगे वहां पर, समझे तुम? और रिश्ता पक्का करके ही आओगे। दीवान ने दांत पर दांत रखकर चेतावनी भरे अंदाज में कहा तो राहुल के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो हमेशा उस पर इसी तरह हक जताया करता था और राहुल के लिए विवान बिल्कुल भाई की तरह था। उधर विवान भी राहुल पर अपनी जान छिड़कता था। फाइनली अवनी को मनाली जाने की इजाज़त मिल गई थी और वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मनाली जाने की तैयारी भी कर रही थी। बैग उठाए हुए वो सीढ़ियाँ उतरते हुए फ़ोन पर अपनी दोस्त सोहा से बातें करती उतर रही थी कि अचानक उसकी ज़ोरदार टक्कर राहुल मेहरा से हो गई। बैग उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इससे पहले वह खुद भी सीढ़ियों से लुढ़कती, राहुल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा लगी। फ़ोन छूटकर नीचे गिरा। अवनी ने सांस रोककर यह सब देखा। हाय, मेरा मोबाइल, मेरा बैग।
सब कुछ गिरा दिया आपने। देख के नहीं चल सकते क्या जाली डॉक्टर? अवनी ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा। उसकी बात पर राहुल उसे इतने तैयार हाल में देखकर ठिठक गया, जैसे कहीं जा रही हो। और अब उसकी सवालिया नजरें नीचे खड़े रमेश शाह पर थी, जबकि अवनी अब खुद को छुड़ाते हुए नीचे जाकर अपनी चीजें उठाने लगी। थैंक गॉड मेरा मोबाइल बच गया, वरना नकली डॉक्टर को तो मैं नहीं छोड़ती, बड़बड़ाते हुए बोली। अंकल जी, ये कहाँ जा रही है? राहुल ने बहुत गंभीरता से रमेश शाह से पूछा। मैं फ्रेंड्स के साथ मनाली जा रही हूँ, ठीक है? और अब तो मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काना मत, वो पहले ही मुझे इजाजत दे चुके हैं, तो ब्लैंक बनने की जरूरत नहीं है। उसने उंगली उठाते हुए उसे धमकाया और अपना बैग उठाया, क्योंकि उसे पता था इस घर में राहुल मेहरा की कितनी चलती है। अगर वह इस वक्त रमेश शाह के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात डाल देता तो वह अभी इसी वक्त अवनी को जाने से रोक सकते थे। चलो पापा, अकड़ते हुए उसने रमेश शाह का हाथ थाम लिया। नहीं अंकल जी, यह नहीं जाएगी, अचानक से राहुल की आवाज आई। क्यों नहीं जाऊंगी? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? जब मेरे पापा ने इजाजत दी है तो आपको कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। वह थोड़ा सा बदतमीजी पर उतर आई। राहुल बेटा, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रमेश शाह ने राहुल को समझाते हुए कहा, जबकि अवनी को अपने पापा को ऐसे किसी गैर इंसान को सफाई देते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बुरा लगा कि राहुल उसके पापा से इस तरह बात कर रहा है। अंकल जी, ये नहीं जाएगी, मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट पर इतना भरोसा नहीं कि इसे अकेले कहीं भी भेज दूं। आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटा बनकर मैं इस घर की और घर के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूं, और इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करें। अवनी, अंदर जाओ, वो हक से बोल रहा था। अवनी तो जैसे आग बबूला हो गई। हरगिज नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूं, और खबरदार जो आप मेरे रास्ते में आए। तो उसका लहजा बदल गया था तो राहुल ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच ली। अवनी, अंदर जाओ। रमेश शाह भी इस बार राहुल की भाषा में बोले तो उसने और भी ज्यादा गुस्से से राहुल को देखा। पापा, आप मुझे इजाजत दे चुके हैं, अब इस नकली डॉक्टर की वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं। अवनी वो नम लहजे में रो पड़ी, जबकि रमेश शाह की ऊंची आवाज सुनकर वह एकदम सहम भी गई थी। जितना कहा है उतना करो, अंदर जाओ। इस बार वह थोड़ा गुस्से में बोले तो अवनी राहुल को गुस्से से घूरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंकल जी, मैं जानता हूं आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। हालात ऐसे नहीं है कि उसे इतनी दूर अकेले भेजा जाए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? राहुल रमेश शाह के करीब होता हुआ धीमे लहजे में समझाते हुए बोला। हाँ, सब जानता हूं, मैं खुद नहीं चाहता कि वह जाए, पर उसकी जिद के आगे मैं चुप हो गया। वो गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोले। अंकल जी, उसकी हर बात मत मानिए, वो बिगड़ रही है। राहुल की बात पर रमेश शाह सोच में पड़ गए, जबकि दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनते ही अवनी के दिल में राहुल के लिए गहरी नफरत पैदा हुई, और अब ना जाने ये नफरत कौन सा तूफान लेकर आएगी। डॉक्टर राहुल, आप यूं अचानक हमारे घर? डॉक्टर नंदिनी ने घबराकर राहुल की ओर देखा, जबकि उनके पीछे उसी दिन वाले इंसान को देखकर नंदिनी थोड़ी सी हैरान हुई। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? डॉक्टर राहुल ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आइए। वो उन्हें अंदर ले आई और अपनी मम्मी जी के कमरे की ओर बढ़ी। उसकी मम्मी जी से मिलकर राहुल ने नहीं, बल्कि विवान मल्होत्रा ने शादी के संबंधित बात की। कुछ पल तक वह खामोश रही। इस दौरान नंदिनी किचन में थी। वो नहीं जानती थी अंदर क्या बातें हो रही हैं, लेकिन राहुल को अचानक यहाँ देखकर और उसके दोस्त को देखकर वह थोड़ी परेशान और उलझन में थी। वो जब चाय की ट्रे लेकर अंदर आई तो उसने उन्हें बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक दूसरे से बातें करते देखा, और वहीं अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। नंदिनी, डॉक्टर राहुल खास मकसद से आए हैं यहाँ पर? मोना जी ने नंदिनी की ओर देखते हुए बात शुरू की। कैसा मकसद मम्मी? वही शांत अंदाज, दीवान मल्होत्रा तो आज उसकी इस सिर्फ एक झलक देखकर नजरें फेर गया था। वह नहीं चाहता था नजरों की दीवानगी पर कोई सवाल उठे। ये डॉक्टर राहुल के दोस्त हैं और ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? माँ की साफ गोई, पर नंदिनी ने रुख मोड़कर सामने बैठे इंसान की ओर देखा। मैं तो जानती तक नहीं इन्हें,
मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? और आपके कहने पर ये यहाँ मेरा रिश्ता लेकर आए हैं? डॉक्टर नंदिनी ने माथे पर बल डालकर डॉक्टर राहुल से पूछा। ये मेरे कहने पर आए हैं? राहुल की जगह विवान मल्होत्रा ने जवाब दिया। चलिए, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, किसकी परमिशन से आप ही रिश्ता लेकर आए हैं? और अगर आ ही गए हैं तो मेरा जवाब यही है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं तो आपको जानती तक नहीं। आप कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, आप बहुत बड़े अमीरजादे हैं और आपके साथ मेरा स्टेटस बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। नंदिनी ने साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया। विवान मल्होत्रा के सफ़ेद चेहरे पर गुस्से की लालिमा फैल गई। मैं यहाँ ना सुनने नहीं आया, बहुत इज्जत और सम्मान से आपको रुखसत करने आया हूँ। हाँ कर दीजिए तो बेहतर होगा और इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचें, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। विवान की बात पर डॉक्टर राहुल ने मुड़कर उसे ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो, अगर खुद ही बात करनी थी तो मुझे बीच में क्यों डाला? तो आप रिश्ता लेने नहीं, धमकी और जबरदस्ती से मुझसे शादी करना चाहते हैं? डॉक्टर नंदिनी ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर नंदिनी, विवान बहुत अच्छा इंसान है। अगर उसमें जरा सी भी कमी होती तो मैं कभी उसके साथ यहाँ ना आता। राहुल ने तुरंत बात संभालते हुए नंदिनी को समझाया। हो गई आपकी बात, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर नंदिनी अब भी अपनी बात पर अड़ी रही। इससे पहले विवान कुछ और कहता, राहुल उसे जबरदस्ती वहां से खींचते हुए बाहर ले गया। बाहर आते ही उसने अपनी गाड़ी के बोनट पर जोर से मुक्के मारे। अपना सारा गुस्सा वो अपनी नई गाड़ी पर निकाल रहा था। बस करो यार, चलो मेरे साथ, राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने मुझे इनकार किया, मुझे विवान मल्होत्रा को, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? विवान गुस्से से बोला। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। राहुल ने उसे जबरदस्ती गाड़ी की ओर बढ़ाया और मुश्किल से उसे शांत किया, जो बुरी तरह भड़क चुका था। कॉलेज ट्रिप पर ना जा पाने का दुख अवनी को बहुत ज्यादा था। पूरा 1 हफ्ता वो कॉलेज ही नहीं गई, ना ही अपने दोस्तों से बात की, और यहाँ तक कि घर वालों से भी उसने बातचीत बंद कर दी। उसके पापा उसे बुलाते, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करती और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती। खाना पीना भी वह अपने कमरे में ही मंगवा रही थी। न वह किसी से बात करती, न ही सामने आती। ऐसे में रमेश शाह इस बात की चिंता करते हुए बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार हो गया। राहुल घर आया तो उसे रमेश शाह के बीमार होने की खबर मिली, तो वह अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे उनके कमरे की ओर बढ़ गया। उसने उनका बुखार चेक किया, उन्हें दवा दी और संजना जी को उनके लिए हल्का खाना देने की हिदायत दी। फिर वह दोबारा उनकी ओर मुड़ा। किस बात का तनाव ले रहे हैं आप? क्या हुआ है? वही नरम लहजा जो उसकी पहचान था। इस वक्त रमेश शाह को राहुल बहुत अपना अपना सा लगा। राहुल बेटा, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं और दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। मैं यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है कि मैं अपनी बेटी अवनी शाह की विदाई कर दूं। उनकी बात पर डॉक्टर राहुल एक बार को चौंक गया। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? घर के अंदर अवनी सुरक्षित है। वो उलझ गया। जानता हूँ सुरक्षित है, लेकिन दिन ब दिन उसकी मांगें बढ़ती जा रही हैं। बहुत जिद्दी हो गई है, जरा जरा सी बात पर ओवर रिएक्ट कर जाती है। कहीं गुस्से में आकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसी बात का डर है मुझे। और मैं जानता हूँ तुम उसे संभाल लोगे। बचपन से तुम्हारी मंगेतर है वो। ये बात वो नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानते हो ना। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों की पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शादी कराऊं और रुखसती भी साथ कर दूं। उनकी बात पर राहुल ने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए उन्हें ठोड़ी के नीचे टिकाया और गहरी सोच में डूबते हुए उन्हें देखा। आप जानते हैं वो अभी 18 की भी नहीं हुई है। क्या यह सही है? राहुल थोड़ा परेशान था। 2 महीने बाद अवनी 18 की हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं उसका बाप हूँ, उसकी शादी का हक रखता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है, इस शुक्रवार को तुम दोनों की शादी और विदाई दोनों एक साथ कर दी जाएगी, वह भी बहुत सादगी से। उन्होंने जैसे अपना अंतिम निर्णय सुना दिया और बेड की टेक लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें वह दिन याद आने लगा जब उन्होंने अपने दोस्त यानी राहुल के पापा विनोद मेहरा की बात मानकर अवनी का रिश्ता राहुल के साथ तय कर दिया था।
और आज उन्हें इस फैसले पर बहुत खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि राहुल एक बहुत अच्छा इंसान था। उन्हें पूरी उम्मीद थी वह उनकी बच्ची को संभाल लेगा। उसकी गलतियों के बावजूद, उसकी नादानियों के बावजूद, क्या वह राजी हो जाएगी? इस एक सवाल ने राहुल को चौराहे पर लाकर खड़ा किया। होना पड़ेगा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। उन्होंने राहुल का हाथ थामते हुए पूरे अधिकार से कहा, तो राहुल सिर हिलाकर हामी भरने लगा। बहुत बड़ा कमीना है तू, मेरी शादी की तुझे कोई परवाह नहीं, और तू चला है अपनी शादी करने। कैसा दोस्त है तू? जैसे ही राहुल ने विवान मल्होत्रा को अपनी शादी के बारे में बताया तो वह और भड़क गया। यार तेरा मामला अलग है, और वैसे भी डॉक्टर नंदिनी एक पढ़ी लिखी और समझदार मैच्योर लड़की है, अपने फैसले वह खुद ले सकती है। और बात रही मेरी मंगेतर की, वो अभी सिर्फ 17 साल की है, समझ ले, अभी बहुत छोटी है, जिसे हम झगड़ालू मगरमच्छ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब देखो हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहती है। अब तक पता नहीं उसने घर में कितना बड़ा तूफान मचा दिया होगा जब उसे यह सब पता चला होगा। खैर, मैं डॉक्टर नंदिनी से एक बार फिर बात करूंगा। अभी थोड़ी झिझक रही है, थोड़ा अनसेफ फील कर रही है। तू भी तो हद करता है, बिना भरोसे की डोरी थमाए सीधे ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, और यकीन मान भाई, सब्र का फल मीठा ही होता है। राहुल ने विवान को बहुत हिम्मत दी, जबकि विवान के दिल में राहुल की शादी की बात सुनकर गुस्से के मारे आग धधक रही थी। दोनों लगभग हम उम्र थे, बल्कि विवान राहुल से 6 महीने बड़ा था, और अब उसे यह बात चोट पहुंचा रही थी कि राहुल पहले शादी कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी पापा, मैं उस नकली जाली डॉक्टर से कभी शादी नहीं करूंगी। जैसे ही अवनी को शादी की खबर मिली, उसी वक्त दौड़ते हुए अपने पापा के कमरे में आई और गुस्से में उस रिश्ते को ठुकरा दिया, जिस पर अंजलि जी को बहुत गुस्सा आया। लेकिन इससे पहले वह कुछ कहती, राजेश मेहता ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। अवनी, तुम्हारा उससे बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका है, और यह तुम्हारे विजय अंकल की ख्वाहिश पर हुआ था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हीं की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो, और मैं नहीं चाहता कि अब और देर हो। इसीलिए मैंने सोच समझकर यह फैसला लिया है, और अब इससे ज्यादा सफाई नहीं दूंगा। बेटी हो इसीलिए बता रहा हूं, और जान से भी प्यारी हो। पापा, आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। आप जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज उस खड़ूस डॉक्टर से मेरी शादी मत कराइए। वह अभी से मुझ पर इतना रोब जमाते हैं, तो जब आप मुझे उनके हवाले कर देंगे तो वो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे। प्लीज पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज उनसे नहीं। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, बस मेरी उससे शादी मत कराइए। उसका यह अंदाज राजेश मेहता को बहुत तकलीफ दे रहा था। अवनी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसकी मंगेतर हो। उसके अलावा मैं तुम्हारी किसी और से शादी नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है पापा, आपने कभी मुझे यह नहीं बताया, और अब अचानक कह रहे हैं कि मैं उस इंसान को अपना पति मान लूं जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अपनी नफरत का खुलेआम इजहार करते हुए वह इधर उधर देखना भी भूल गई थी। दरवाजे से कमरे में दाखिल होते राहुल के कदम ठिठक गए। अवनी के उस तरफ से पीठ थी, उसने राहुल को आते नहीं देखा। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो तुम अपने बाप का मारा हुआ चेहरा देखोगी, राजेश मेहता ने पहली बार गुस्से से डांट कर कहा। तो अवनी आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। राजेश मेहता का दिल पिघल गया, लेकिन वह जानते थे अगर आज नरमी दिखाई तो वह जिद करने लगेगी। इसीलिए वह उसे सख्ती से देखते हुए मुंह फेरकर खामोश हो गए। अवनी रोती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी सामने खड़े राहुल पर उसकी नजर पड़ी। उसने गहरी नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। अचानक राजेश मेहता की तबीयत बिगड़ने लगी। राहुल ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और बिठाया, पानी पिलाया और उनकी पीठ थपथपाई। अब ठीक है? राहुल बहुत परेशान हो गया था। हाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करो, दुखी शब्दों में कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली और राहुल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी चिंता और इनसिक्योरिटी देखकर राहुल उनके पास बैठ गया। राहुल, मुझे पता है मेरी बेटी कभी कभी बहुत गलत बातें कर जाती है, तुम्हारा दिल भी दुखाती है, लेकिन मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि कभी उसकी बातों पर आकर उससे सवाल जवाब मत करना। वो मासूम है,
जिस तरफ मोड़ोगे मुड़ जाएगी। वो जानते थे कि उनकी बेटी की बातें राहुल के दिल से उसकी जगह मिटा सकती है, इसीलिए वह उसका रास्ता साफ कर रहे थे। ठीक है अंकल, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। राहुल अंदर ही अंदर अवनी से तंग आ चुका था, लेकिन राजेश जी को संतोष देकर, उनके चेहरे पर राहत देखकर उसे भी सुकून मिला। राहुल को लग रहा था अवनी बहुत ड्रामा करेगी, शोर शराबा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी वाले दिन वह शांति से तैयार होकर बैठी थी। उसका यह चुपचाप मान जाना राहुल को हजम नहीं हो रहा था। बहुत ही आराम से उसने राहुल के साथ शादी की थी। जब पंडित जी ने कहा विवाह संपन्न हुआ, तो राहुल की नजरें बेख्तियार विवान मल्होत्रा की ओर उठी। दिल से अपने दोस्त के लिए दुआ करते हुए वह मुस्कुराया, क्योंकि राहुल को पता था विवान उससे नाराज है, और विवान भी तमाम नाराजगी के बावजूद इस शादी में शामिल हुआ था। सबसे मिलता, बधाइयां लेता। अब वो राजेश मेहता के पास आया। अंकल आप खुश हैं? उनके पास बैठते हुए उसने पूछा। खुश मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन मेरी बेटी खुश होगी, लेकिन आज मैं बहुत संतुष्ट हूं बेटा। मैंने अपनी बेटी को ऐसे हाथों में सौंपा है जो उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेगा, उन्होंने भरोसे और यकीन भरे शब्दों में कहा। राहुल ने सिर हिलाते हुए उनके यकीन पर मोहर लगा दी। उधर नंदिनी इस वक्त अपनी दोस्त डॉक्टर रिया के साथ एक मार्केट आई थी। वहां अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर रही थी। तभी अचानक दो नकाबपोश उस दुकान में घुस आए। हाथों पर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दोनों नकाबपोश आदमी सबको डराने लगे और काउंटर से सारी नकदी निकालने लगे। डॉक्टर नंदिनी डर कर एक तरफ दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। दोनों नकाबपोश अपना काम करते हुए वहां से तेजी से निकलने ही वाले थे कि उनमें से एक की नजर डॉक्टर नंदिनी पर पड़ी। उसकी आंखों में पहचान झलक रही थी। ये वही आदमी था जो एक बार अस्पताल आया था और हंगामा किया था। डॉक्टर नंदिनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए देखा तो डर गई। वो आदमी चलता हुआ उसके पास आया और अपना मास्क नीचे कर दिया, फिर उसे घूरने लगा। पहचाना मुझे? अब की बार उसने आंखें सिकोड़ते हुए डॉक्टर नंदिनी को बुरी तरह डरा दिया। क्या हुआ, हैरान हो गई? सोच रही हो कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था तो मैं यहां कैसे आ गया? पुलिस को हम लोग जेब में लेकर घूमते हैं, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें भूल गया हूं? तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुई थी। जैसे ही जेल से छूटा, सबसे पहले यही सोचा कि तुम्हें ढूंढूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि मेरे बाजू से गोली निकालने वाली तुम ही थी, इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना सीधी ऊपर जाओगी। वो उसे गहरी नजर से देखते हुए मास्क दोबारा ऊपर कर गया। तभी उसका दूसरा साथी डॉक्टर नंदिनी की कलाई को जोर से पकड़ने लगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। पहले वाले ने अपने साथी से झगड़ते हुए कहा। यार, इतना जबरदस्त माल है, छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, इसे भी साथ ले चलते हैं। दोनों भाई मिलकर मजा करेंगे, फिर फेंक देंगे। उसके साथी ने अपनी घिनौनी सोच बताई। इससे पहले वह कुछ करता, विवान मल्होत्रा अपने गार्ड्स के साथ दुकान में घुस आया। दोनों नकाबपोश उसे देखकर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन विवान के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। ये बेकसूर है, प्लीज इसे कुछ मत कहना। एक नकाबपोश की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर नंदिनी ने विवान से कहा। उसका किसी गैर आदमी के लिए फिक्रमंद होना विवान मल्होत्रा को बहुत बुरा लगा। उसने आगे बढ़कर दोनों के मास्क हटा दिए। उनमें से एक वही था जो पहले अस्पताल में डॉक्टर नंदिनी पर हमला कर चुका था, और आज उसी के लिए नंदिनी ने विवान को रोका था। विवान ने अपने गार्ड्स को इशारा करके उन दोनों को वहां से गायब करवा दिया। दुकान का लूटा हुआ सारा माल वापस करते हुए उसने नंदिनी की ओर देखा। बहुत हैरानी हुई मुझे डॉक्टर नंदिनी कि इस गुंडे के लिए आपके दिल में हमदर्दी जाग उठी, जबकि एक शरीफ इंसान की मोहब्बत, प्यार, इज्जत और सम्मान कहीं नजर नहीं आया। मेरा हाथ तो दूसरे ने पकड़ा था और उसने उसे रोका था, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसे कुछ मत कहिएगा। नंदिनी ने सफाई दी, मगर विवान मल्होत्रा कड़वाहट से बोला। तुम्हारी जुबान से किसी और के लिए हमदर्दी का एक शब्द भी मुझे कबूल नहीं डॉक्टर नंदिनी। इसलिए बेहतर होगा कि अब से मेरे सामने किसी गैर आदमी से हमदर्दी करने की भूल मत करना। तुम्हारा एक शब्द उसकी मौत को करीब ला सकता है, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ मेरा एक रूप देखा है और मैं नहीं चाहता तुम मेरा दूसरा रूप देखो।
वह गुस्से से कहते हुए वहां से पलट गया, जबकि नंदिनी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। रात के करीब 12 बजे डॉक्टर राहुल अपने कमरे की ओर बढ़ा। वो यह उम्मीद कर रहा था शायद अवनी गुस्से में होगी, लड़ाई के लिए तैयार बैठी होगी। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अवनी से लगभग 12 से 13 साल बड़ा था और जानता था कि वह अक्सर बातों पर बहुत जज्बाती हो जाती है। वो शुरू से ही उसकी जज्बाती नेचर को जानता था। उसने कुछ सोचकर अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन फिर एक लंबी सांस लेते हुए अंदर दाखिल हुआ। सामने देखा तो अवनी सजी संवरी घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी। राहुल को सख्त हैरानी हुई। दरवाजा लॉक करते हुए वह उसके पास आया। उसे लगा शायद अवनी होश में नहीं है, वरना उसे इतनी खामोशी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। धीरे से उसके पास बैठकर उसने उसका घूंघट हटाया तो उसका खूबसूरत मासूम चेहरा देखकर एक पल को बिल्कुल खामोश हो गया। सज श्रृंगार किए हुए वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। राहुल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसकी खामोशी पर राहुल ने उसका नाजुक हाथ थामना चाहा, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नाराज हो इतनी की बात तक नहीं कर रही? मैं तो यही सोच रहा था तुम मुझसे लड़ोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। इतनी जल्दी हार मान ली? यकीन नहीं आ रहा मुझे। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? राहुल की बात पर अवनी ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया। बेशक राहुल बहुत खूबसूरत और असरदार इंसान था, मगर अवनी उसे उतनी ही नफरत करती थी। उसी नफरत में उसने चुपचाप शादी तो कर ली थी। अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश के आगे वह झुक गई थी, लेकिन उसने मन बना लिया था अब राहुल का जीना हराम करेगी। उसने इतना परेशान करेगी कि वह खुद ही उसे छोड़ देगा। वो उसके लिए एक अच्छी बीवी का नाटक करती हुई चुपचाप राहुल के हवाले हुई। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे लड़ूंगी? उसने बेहद नरम शब्दों में कहा, लेकिन उसकी आंखें उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। राहुल ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और बस यही अवनी की हद हो गई। उसका इरादा और भी नाटक करने का था, लेकिन राहुल के स्पर्श ने उसके तन बदन में आग लगा दी। उसने दोनों हाथों से उसके सीने को जोर से धक्का दिया और उसे पीछे कर दिया। डोंट कम क्लोज टू मी। मैंने शादी सिर्फ अपने पापा की खातिर की है, वरना अवनी मेहता आपसे इतनी नफरत करती है ना कि मेरा बस चले तो आपकी जान ले ले। नफरत से भरे शब्दों में कहते हुए उसने राहुल को एक ही पल में अर्श से फर्श पर गिरा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूं? राहुल ने भी कड़वाहट से कहा, मैंने भी सिर्फ अंकल जी की ख्वाहिश का सम्मान करते हुए तुमसे शादी की है और तुम इस वक्त यहाँ बैठी हो, वरना मेरा बस चलता तो। यही तो मेरा भी मसला है, मेरा भी बस नहीं चल रहा। गुस्से से कहते हुए राहुल उठकर खड़ा हुआ, अलमारी की ओर बढ़ा। अगर इतनी ही नफरत थी आपको मुझसे तो पापा के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? ना करते शादी, आपकी भी जान छूट जाती और मेरी भी। अवनी की बात पर राहुल ने गुस्से में आकर अलमारी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि अवनी एक पल के लिए कांप गई और 2 कदम पीछे हट गई। अपने छोटे से दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो, हम जिस खानदान से संबंध रखते हैं ना वहां ना तलाकें होती है ना जुदाइयां। जियो या मरो, अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ मेरी दखल में, समझी तुम? उसे घूरते हुए राहुल ने अपना ड्रेस उठाया और बाथरूम की ओर चला गया, जबकि अवनी ने अपना गुस्सा पीते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। अचानक रात के समय नंदिनी की मां की तबीयत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, कहाँ लेकर जाए। उनका ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक हद तक गिर चुका था। एक पड़ोस की आंटी और उनके बेटे की मदद से वह अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। विवान मल्होत्रा के गार्ड्स जो 24 घंटे उसके घर के आसपास ड्यूटी देते थे, उन्होंने फौरन यह खबर विवान को दी। वह बिना देर किए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर नंदिनी आईसीयू में डॉक्टर रिया के साथ अपनी मां का इलाज करवा रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। घबराहट के मारे वो आईसीयू से बाहर आ गई। सामने ही उसे विवान मल्होत्रा दिखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर विवान का दिल बेचैन हो गया। उसे वे आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जैसे ही वह उसके पास आया और उसकी मां के बारे में पूछने ही वाला था कि नंदिनी एकदम से उसके सीने से आ लगी। विवान मल्होत्रा का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नरम नाजुक
और गुदगुदे धड़कनों का एहसास जैसे ही विवान मल्होत्रा को हुआ, उसकी दिल बुरी तरह शोर मचाने लगा। ये नरम एहसास उसे किसी और ही जहां की सैर करा रहा था। वो जैसे एक पल को वहीं ठहर गया। वो नंदिनी की खुशबुओं में मदहोश होने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। ये वक्त इन सब बातों का नहीं था, जबकि नंदिनी तो फूट फूट कर रो रही थी। विवान ने धीरे से उसे खुद से पीछे किया, क्योंकि वह उसके साथ किसी जायज़ रिश्ते में नहीं थी और वह उस पर कोई हक नहीं रखता था। इसलिए खुद पर काबू पाते हुए उसने उसे अलग कर दिया। डोंट वरी आंटी, ठीक हो जाएंगी। वो उसे दिलासा देने लगा तो डॉक्टर नंदिनी खुद को संभालते हुए एक बेंच पर जा बैठी। आई एम सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो अभी कुछ देर पहले विवान से लिपट जाने पर शर्मिंदा थी। नंदिनी को अब तक विवान मल्होत्रा के परफ्यूम की खुशबू अपने आप से आती महसूस हो रही थी। माँ की परेशानी में वह भूल गई थी कि वह क्या कर रही है और जज्बातों में भरकर विवान मल्होत्रा के चौड़े सीने से जा लगी थी और अब खूब शर्मिंदा हो रही थी। इट्स ओके, वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि उसी पर डॉक्टर रिया बाहर आती दिखी। डोंट वरी मिस नंदिनी, आपकी मम्मी अब खतरे से बाहर है। दवाओं का ख्याल रखिए और उन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि वह हाई बीपी के पेशेंट है। ऐसे में आपको उन्हें अच्छे से समझाना होगा। आप समझदार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो मुस्कुराते हुए तसल्ली देती आगे बढ़ गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए आईसीयू की ओर बढ़ गई, जबकि विवान वहीं खड़ा रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था इतनी कम देर में नंदिनी उसके दिल को कैसे छू गई थी। सुबह जब अवनी की आंख खुली तो कमरे में राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। रात को भी उसने उसे अपने बिस्तर से दूर करके सोफे पर सोने को मजबूर कर दिया था। अब उठी तो उसकी कमर अकड़ी हुई थी। सोफे से उठकर अब वह बेड की ओर बढ़ी थी। नरम गुदगुदा बिस्तर अब बिल्कुल खाली था। वो फिर से बिस्तर में घुस गई और कंबल को सिर तक ओढ़ लिया। एक अजीब सा सुकून था। एक नंबर का खड़ूस और जाली डॉक्टर, खुद को इतने आरामदायक बिस्तर में सोया और मुझे सोफे पर सुला दिया। मेरी तो कमर ही टूट गई। वो कंबल में घुसी रात की बातें सोचकर सिर झटकने लगी और कुछ ही पलों में फिर से नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह सुबह विवान मल्होत्रा को हॉस्पिटल से कॉल आया और वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसे डॉक्टर नंदिनी की मां की तबीयत का पता चला। जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात उससे छेड़ दी। वो विवान को देखकर फिर से नंदिनी से शादी की बात करने लगी और नंदिनी को विवान से शादी के लिए मना कर ही दम लिया। उनकी हालत ऐसी थी कि नंदिनी उन्हें इनकार ना कर सकी। शाम तक सरला जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर नंदिनी उन्हें घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन विवान मल्होत्रा ने मना कर दिया और उन दोनों को अपनी हवेली ले आया। सरला जी ने बहुत ही सादगी से उन दोनों की शादी करवा दी। विवान मल्होत्रा की तरफ से बस कुछ ही मेहमान इस शादी में शामिल हुए थे। नंदिनी बहुत घबराई हुई थी। उसकी मां ने अचानक उसे विवान को सौंप दिया था, जबकि वह उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती तक नहीं थी। विवान मल्होत्रा ने नौकरानी को आवाज दी और तुरंत सरला जी के लिए कमरा तैयार करने को कहा। बीजान घर पर नहीं थी। नौकरानी ने तुरंत आदेश मानते हुए तैयारी शुरू कर दी। नंदिनी उन्हें लेकर उस कमरे में आ गई, जो बहुत ही बड़ा और खुला था। अवनी सबके सामने तो सामान्य लगती, लेकिन राहुल जानता था वह अंदर से कितनी असहज है, क्योंकि अब तक उसने राहुल को खुद के करीब नहीं आने दिया था। धीरे धीरे उनकी शादी को 2 महीने होने को आए थे। दोनों के बीच अब भी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी। ये शायद दोनों अब एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। राजेश मेहता पहले राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे, जिस वजह से उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। राजनीति छोड़ने के बाद भी उन्हें धमकी भरे कॉल आते रहते, जिनमें अक्सर उनकी बेटी को टारगेट किया जाता था। इसीलिए वह अपनी बेटी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे और उसकी शादी के पीछे भी यही वजह थी। कुछ दिन बाद राहुल को पता चला राजेश मेहता और मिसेस अंजलि का तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बन गया है। वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए और लौटते वक्त अवनी के लिए फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स लेकर घर आया। माँ बाप के जाने पर अवनी बहुत उदास थी। वो जाते जाते उसे समझा कर गए थे, लेकिन फिर भी वो इतनी दुखी थी कि एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने भी नहीं गई थी। उसी उदासी के चलते राहुल आज जल्दी घर आ गया था। अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी।
लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, अवनी बिस्तर में दुबकी पड़ी थी। अवनी, उसने धीरे से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने पास आकर उसका कंबल हटाया तो देखा वो तो बुखार में तप रही थी। ओ गॉड अवनी, उठो, आंखें खोलो। वो घबरा गया था। उसे उठाकर बिठा और माथा चेक करने लगा। बुखार कैसे हो गया? उसकी कमजोर हालत देखकर राहुल बेचैन हो उठा, लेकिन अवनी बिना कुछ कहे आंखें मूंदे सिर उसके कंधे से टिकाए बैठी रही। मैं खाना लगवाता हूं, वो धीमे स्वर में कहता उसे और तकलीफ से बचाने की कोशिश करने लगा। खाना खाकर दवा ले लेना, राहुल ने कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। मुझे कुछ नहीं लेना और अब मुझे तंग मत करना, अवनी गुस्से से कहती फिर से लेट गई। क्या बदतमीजी है अवनी, जो कहा है वो करो वरना मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो उसे डराने के अंदाज में बोला। इंजेक्शन? वो भी मुझे? हरगिज नहीं, वो मुंह बनाते हुए बोली। मुंह धोकर आइए अपना। राहुल सच में इंजेक्शन निकाल लाया। ये क्या कर रहे हैं आप, हटाइए इसे। वो घबराकर बेड के दूसरे कोने तक खिसक गई। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। जब खाना नहीं खाना, दवा नहीं लेनी, तो फिर इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा ना। राहुल बेड पर चढ़कर घुटनों के बल उसके करीब आ गया। वो डर के मारे पीछे हटती रही। नहीं प्लीज हटिए, मुझे नहीं लगवाना। अच्छा मैं खा लूंगी जो आप कहेंगे। वो फौरन मान गई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो सिर्फ इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। राहुल उसके डर का पूरा पूरा मजा लेते हुए बोला। आज पहली बार तो वो उसके काबू में आई थी, वरना इन 2 महीनों में उसने उसे खूब नचाया था। इतनी सजा तो बनती थी उसकी। अवनी डर के मारे उठी और बाथरूम की ओर भागी। राहुल भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। इससे पहले वह दरवाजा बंद करती, राहुल ने उसे पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाती पीछे की ओर खिसकी तो लड़खड़ा गई। उसका पैर फिसला और वह सीधे बाथ टब में जा गिरी। राहुल ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अवनी भी उसे थाम कर गिरते हुए उसे अपने ऊपर गिरा बैठी। दोनों ही बाथ टब के ठंडे पानी में गिरे। उसका सिर टब से टकराने ही वाला था कि राहुल ने अपना हाथ रखकर उसे बचा लिया। वो राहुल की शर्ट को थामे कांप रही थी और बुरी तरह उसे चिपक गई थी। उसका सौंदर्य, उसकी नाजुकी, उसकी मासूमियत। राहुल ने पहली बार इतने करीब से महसूस की थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने झटके से अवनी को खुद से दूर किया। उसे अपने जज्बातों से डर लगने लगा था, क्योंकि वह अवनी की मर्जी के बिना उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। अवनी धीरे से उठी। ठंड से कांपती हुई राहुल भी टब से बाहर आया और उसे देखता रहा। वो डर और शर्म से आंखें बंद किए हुए थी। थोड़ी देर बाद राहुल ने आगे बढ़कर उसे टब से बाहर निकाल लिया और शावर चालू करके उसे हल्के गुनगुने पानी के नीचे खड़ा कर दिया, ताकि उसका बुखार भी थोड़ा कम हो सके। लेकिन अब वो ठंड से कांप रही थी और बार बार राहुल के सीने में छिप रही थी। राहुल और अवनी दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। राहुल ने उसे कसकर ठंड से कांपती उस नाजुक सी लड़की को अपने सीने से लगा लिया था। वो एक मर्द था, जज्बातों से भरा मर्द। जब उसकी बाहों में उसकी जायज रिश्ते में बंधी हुई उसकी पत्नी थी, तो वह कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता था। उसकी आंखों में मदहोशी छाने लगी। होंठ जज्बात की शिद्दत से कांप उठे। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी। और उस वक्त राहुल के जज्बात पूरी तरह मचलने लगे, जब उसने अपनी गर्दन पर अवनी के नरम होठों का स्पर्श महसूस किया। वो उसकी गर्दन पर अपने नरम मुलायम होंठ टिकाए आंखें बंद की पड़ी थी। उसके होठों का हल्का हल्का स्पर्श राहुल अपनी गर्दन पर महसूस करता हुआ उसे खुद की ओर भी करीब खींच गया। इस वक्त वह अपने जज्बातों की लहर में पूरी तरह बहक चुका था। उसका इस कदर करीब आना, यूं चुपचाप उसे चिपक जाना, उसके अंदर एक पति के तौर पर गहरे जज्बात जगा चुका था। और अब वह अपनी पत्नी से और दूरी सह नहीं सकता था। उसे भी हक था कि अपने दिल की भावनाएं अपनी पत्नी पर जाहिर करे। उसने मचलकर अवनी के होठों को अपने होठों की कैद में लिया था और बस उन होठों का रस चुराने लगा। जब उसकी सांसें थमती हुई महसूस हुई, तो राहुल थोड़ा पीछे हुआ और अपनी शर्ट उतार दी। उसकी सांसें जैसे धौंकने की तरह चल रही थी। इस वक्त उसके जज्बातों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राहुल को अब सिर्फ यही महसूस हो रहा था, वो लड़की अब उसकी रूह का हिस्सा बन जाए। वह बेखुदी में उसकी खूबसूरती को उजागर करता जा रहा था और अवनी शर्म से सिमटती जा रही थी। जब उसकी नरम गोदे धड़कनों पर सिर्फ गोल्डन ब्लाउज रह गया, तो अवनी शर्माकर उसके सीने से लिपट गई और अपने सीने से लगाते हुए
राहुल ने पीछे से उसके हुक भी खोल दिए थे और अब राहुल के हाथ शरारत करते हुए उसकी धड़कनों तक पहुंच चुके थे और राहुल के हाथों का स्पर्श अपनी धड़कनों पर महसूस करते ही अवनी बुरी तरह मदहोश हुई थी। मदहोश तो राहुल भी बुरी तरह हो चुका था। वो अब अवनी की रूह तक में उतर जाना चाहता था। वो इस कदर बहक चुका था कि यह भी भूल गया था वो नाजुक सी लड़की उसकी शिद्दत पर बुरी तरह मदहोश हो चुकी है। राहुल ने शावर बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर ले आया। फिर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद भी उसके ऊपर झुक गया। धीरे धीरे वह उसमें इस कदर समा गया कि जैसे उसकी रूह से रूह का मिलन हो। वो उसकी शिद्दत में डूबी खुद को उसके सीने से चिपकाती चली गई और उसकी इस बेबाक हरकत पर राहुल इन नाजुक पलों में भी हंस पड़ा था और उसे सीने से लगाते हुए उसके कान में सरगोशी करने लगा। क्या हुआ मिस अवनी? राहुल मेहता, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? अब क्यों मेरी बाहों में सिमटती चली जा रही हो? और अवनी धीरे से बोली थी, वो तो बस आप पर गुस्सा था, लेकिन जो सुकून आपकी बाहों में और आपकी संगत में है, ये सुकून मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता। राहुल ने अवनी को पलटकर बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को छू लिया। हम इससे भी ज्यादा सुकून आपको दे सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको भी हमारा साथ देना होगा। वो उसकी छोटी सी नाक को हल्के से दबाते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझकर अवनी शर्म से आंखें बंद कर गई, जबकि राहुल उसके चेहरे के हर नक्श को धीरे धीरे छूने लगा था और अब उसके चेहरे से होता हुआ वो उसकी धड़कनों की ओर बढ़ रहा था। और यहीं पर अवनी की बस हुई थी। उसने कसकर राहुल को अपने सीने से भी लिया और अब खुद राहुल की बाहों में वो पिघल जाना चाहती थी। शर्म और हया से उसकी पलकें ऐसी झुकी कि फिर उठ ही न सकी। राहुल ने पूरी सच्चाई और गहराई से उसे अपने जज्बातों से वाकिफ कराया। वो नाजुक सी कली इन एहसासों के सामने खुद को बेबस महसूस करती रही। अपना सब कुछ अपने पति को सौंप चुकी थी। विवान उन्हें अपनी हवेली में छोड़कर इतने दिनों से वापस नहीं आया था और वह कहाँ था ये नंदिनी को नहीं पता था। वह 2 महीनों से विवान की हवेली में अपनी माँ के साथ रह रही थी। जब डॉक्टर राहुल ने विवान के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ने पर वह उन्हें विदेश ले गया था। उनका बाईपास होना था। नंदिनी को भी दुख हुआ। विवान ने उसकी इतनी मदद की और खुद अपनी जिंदगी की तकलीफों से अकेले लड़ता रहा और फिर ऑपरेशन असफल रहा। दादी जी का देहांत हो गया। अब विवान उनकी बॉडी लेकर भारत वापस आ रहा था। राहुल के जरिए ही नंदिनी को यह खबर मिली, क्योंकि नंदिनी और विवान दोनों में से किसी ने भी सीधे एक दूसरे से संपर्क नहीं रखा था और ना ही कभी किसी ने कोशिश की। सुबह उसकी नींद मोबाइल पर आती ही लगातार कॉल्स की वजह से खुली। अवनी उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में डूबी हुई थी। राहुल ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और वैसे ही लेटे कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ विवान था। उसकी दादी जी के निधन की खबर सुनकर राहुल पूरी तरह जाग गया। विवान, डोंट वरी, मैं पहुंचता हूं। कॉल बंद करके उसने अपने आप से चिपकी अपनी कमसिन पत्नी को देखा। धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और उसके होंठों पर झुकते हुए उनका नाजुकपन अपने दिल में उतार लिया। फिर उसका मासूम चेहरा देखते हुए उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। रात को उस नन्ही सी जान ने राहुल जैसे मजबूत मर्द को सहा था। उसकी सिसकियों की गूंज रात भर कमरे में गूंजती रही थी। राहुल जानता था वह रात बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, लेकिन फिर भी उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसकी पत्नी बहुत नाजुक है। उसके नाजुकपन को याद करते हुए जब वह शावर के नीचे खड़ा हुआ तो रात के पल याद आए तो वह गहराई से मुस्कुरा उठा। बाहर आया तो देखा वो अब भी सो रही थी। राहुल का दिल नहीं किया कि उसे जगाए। रात भर उसे अपने जज्बातों की बारिश में भिगोने के बाद सुबह जाकर उसने उसे छोड़ा था। इसीलिए वह चाह रहा था उसकी नींद पूरी हो जाए। नाश्ते और दवाइयों की हिदायत नौकरानी को देकर वह खुद विवान की हवेली की ओर निकल पड़ा। राहुल काफी देर तक उसके पास बैठा रहा। फिर रात को अपनी बीवी के ख्याल से वो उठकर खड़ा हुआ। सुबह से उसे देखा नहीं था तो दिल ने भावनाओं से भरी एक अजीब सी कसक महसूस की। घर में दाखिल होते ही वह अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलता सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसकी बीवी मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए एलईडी पर कार्टून देख रही थी। राहुल को अचानक अंदर आते देख उसे रात वाले पल एक एक करके याद आने लगे और उसका सारा खून जैसे उसके चेहरे पर दौड़ गया।
उसे एकदम तरोताज़ा देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रखते हुए शर्ट के सारे बटन खोलता हुआ वह उसके पास आया और उसका सिर तकिए पर गिरा दिया। इस अचानक हरकत पर वह बुरी तरह घबरा गई। पॉपकॉर्न उछलकर जमीन पर गिर पड़े। राहुल! उसने आज पहली बार उसका नाम लिया था, जिससे राहुल का दिल और भी मचल उठा। उसने बिना कुछ कहे उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोड़िए मुझे! वो उसे पीछे धकेलते हुए उठने की कोशिश में बेबस हो गई। शेर के मुंह को अब मजेदार स्वाद लग गया है, अब उसे दूर करना नामुमकिन है। अपनी शर्ट उतारते हुए उसने उसे आज भी हर पर्दे से आज़ाद कर दिया और उसका जुनून देखकर वो डर के मारे खुद में सिमटती चली गई। शर्म और हया की लाली ने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था। राहुल की शिद्दतों के आगे वो नाजुक जान पूरी तरह मचल उठी, लेकिन उसकी मोहब्बत की गर्म और नरम बारिश में वो पूरी भीगती चली गई। दरवाज़ा खुला और वह अंदर दाखिल हुई। विवान बिल्कुल चुप बैठा था। 2 दिन बीत चुके थे, वो सबसे अलग थलग था। सरला जी के समझाने पर आज उसने हिम्मत की और उसके कमरे में आई थी। बिस्तर पर उसके पास बैठते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया। विवान ने चौंकते हुए उसे खाली खाली निगाहों से देखा। रोना चाहते हैं तो रो ले। नंदिनी उसे ढाढ़स बंधाने आई थी, लेकिन अब खुद की आंखों में भी आंसू ले आई। मैं ठीक हूं, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। विवान उसे देखते हुए अपने अंदर उठते मोहब्बत के बेकाबू तूफान को महसूस करता हुआ अपना हाथ पीछे खींच गया। मैं यहीं रहूंगी अब आपके पास, आपकी पत्नी हूं, कहीं और क्यों जाऊं। वो अधिकार से बोलती विवान मल्होत्रा को बहुत प्यारी लगी। उसकी बातों पर विवान ने उसकी कमर में हाथ डाले और अचानक उसे अपने ऊपर गिरा लिया। नंदिनी का दिल 150 की रफ्तार से धड़कने लगा। पत्नी हो और पूरा हक रखता हूं, अगर इस कमरे में रहोगी तो तुम्हें मेरा हक भी देना पड़ेगा। वह गंभीर शब्दों में कहते हुए उसकी नाक से अपनी नाक जोड़ गया। गालों को छूता हुआ उसके बेहद करीब हो गया। नंदिनी के दिल ने एक सांस ली। मैं तो बस आपका गम हल्का करने आई थी विवान। वो सर झुकाकर शर्माते हुए बोली। गम ऐसे ही हल्के होते हैं मेरी जान, पास आकर दूर होकर नहीं। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए गहरे शब्दों में बोला, जिससे नंदिनी के दिल तबक रोशन हो गए। आप रो रहे हैं विवान? उसकी भीगी आंखों को देखती नंदिनी तड़प उठी। मेरी दादी ही मेरे लिए सब कुछ थी, उन्होंने मुझे पाला, मैं तो तुम्हें उनसे मिला भी नहीं सका। वो बहुत दुखी था। वो मजबूत जिस्म का मालिक दिलकश मर्द इस वक्त कितना टूटा हुआ था, नंदिनी से यह देखा नहीं जा रहा था। उसके सीने पर सिर रखते हुए उसने मजबूती से उसे थाम लिया। प्लीज़, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं तो बस मजाक कर रही थी कि रो लीजिए, पर आप तो सच में रो पड़े। कहते कहते वह खुद भी रोने लगी। और तुम मुझे हर रूप में अच्छी लगती हो। उसे और पास करते हुए विवान ने उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लिटा लिया। विवान उसके करीब आते ही नंदिनी का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। क्या तुम इजाजत देती हो कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें? वो प्यार से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कानों के पीछे सलीके से करते हुए पूछने लगा। नंदिनी उसकी आंखों में मोहब्बत से जलते दिए देख रही थी और वह इनकार ना कर सकी और उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। नंदिनी की नाजुक खूबसूरती में विवान मल्होत्रा अपनी दादी का गम धीरे धीरे भूलने लगा। वो उस रात टूटकर नंदिनी पर बरसा था और प्यार की बारिश में नंदिनी अंदर तक तरोताज़ा हो गई थी, बल्कि अब अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी थी कि वह इतने अच्छे प्यार करने वाले इंसान से शादी करने से इनकार कर रही थी। ये तो भगवान की तरफ से उसे खूबसूरत तोहफा मिला था, जिसे वह हमेशा अपने पास सहेज कर रखना चाहती थी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।